इस साल समर्थन मूल्य पर 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार। पुराने बारदानों से धान खरीदी को मिली मंजूरी। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। और कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाई जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने इस साल 110 लाख मैट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी को लेकर हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खरीदी का ये लक्ष्य तय किया गया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी पुराने बारदानों से धान खरीदी की जाएगी। मंत्री श्री भगत ने बताया कि इस साल 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 5,50,000 गठान जूट बारदानों की जरूरत पड़ेगी। हमारी तैयारी रहेगी 110 लाख मैट्रिक टन के आसपास रहेगी और उसके लिए लगभग 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आज धान खरीदी की तैयारी, बारदाने की आवश्यकता है और अन्य मूलभूत जो जरूरत है उसके लिए की बैठक बुलाई गई थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 24,06,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इस वर्ष नए किसानों का पंजीयन पिछले वर्ष की तरह ही 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत रायपुर में वर्चुअल माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 15 जून से 30 जून तक के पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से खरीदी किए गए गोबर की कीमत के साथ ही महिला समूह की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 294 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इस योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस और दूसरे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसे सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों और किसानों को रियायती दर पर दिया जा रहा है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 8 वर्षों में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश के लोगों के लिए 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, तो वहीं 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया है। का मान सम्मान गौरव बढ़ा, जो आर्थिक रूप से हम मजबूती की ओर आगे बढ़े, समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिला। 190 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम हुआ। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड के दौर में, जहां रोजगार समाप्त हो गए थे, भोजन की व्यवस्था की चिंता माननीय मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ पूरे देश में 45 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले गए, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन का कार्य योजना बनाया गया। आयुष्मान भारत में 18 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था इसके तहत उनके लिए की गई।
गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ फील्ड पर उतारने सहित केंद्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जिले भर के कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए 15 विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों ने शिरकत की और अपने अनुभव साझा किए। देश में कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। इस बीच देश में अब तक 198 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 9,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 18,930 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 220 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 62 मरीज दुर्ग जिले में पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,124 हो गई है। कल रायगढ़ जिले में कोमॉर्बिडिटी के साथ कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 4,17,23,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट ने मार्का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी आदि चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि मार्का लगे अनाज, बटर, लस्सी को जीएसटी के दायरे में लाने से आम आदमी के साथ ही छोटे व्यापारियों को भी परेशानी होगी। सब्जी वाले, प्याज, आलू, लहसुन बेचने वाले सभी लोग कैसे इसके दायरे में आ जाएंगे? सारी राइस मिलों का क्या हाल होगा? ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। कैट द्वारा इस मामले पर सभी राज्यों के अनाज, दाल मिल सहित अन्य व्यापारी संगठन अपने अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह करेंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि ये बेहद खेद की बात है कि सभी राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया। कांकेर जिले में एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि नक्सली संगठन से तंग आकर दोनों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुरुष माओवादी मुकेश गावड़े का संगठन से मोह भंग हुआ तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं आत्मसमर्पण करने वाली हार्डकोर महिला नीला नक्सली संगठन में डीवीसी सचिव के पद पर कार्यरत थी और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई वारदातों में शामिल थी। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली संगठन के सदस्य जो हैं वो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़ना चाह रहे हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है, पुनर्वास नीति है, उसके तहत हम लोग फैसिलिटेट करके उनको कोशिश करेंगे कि मुख्यधारा में लौट करके वो लोग एक साधारण जीवन यापन करें और जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उनको मिले। जो है वो आसंतिन नीला के नाम से नक्सल संगठन में जिनको जाना जाता था, वो ज़्यादातर समय पिछले 4-5 साल का जो था वो एमएमसी एरिया, जो विस्तार एरिया नक्सलियों का नया एक एरिया जो इन लोगों ने डेवलप किया है, वहाँ पे एक्टिव थी। खटिया मोचा एरिया कमेटी, बोडला एरिया कमेटी, दोनों जगह इसने काम किया है और ये डीवीसी रैंक की कमांडर रही है, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनाम घोषित है और कांकेर ज़िले के किलेनार गांव की रहने वाली है। इससे पहले ये कंपनी नंबर 7 में भी कार्य की है। कंपनी नंबर 7 के साथ काफ़ी दिनों तक ये चली है और इसके अलावा जो पुरुष है मुकेश गावड़े, वो करकापाल का रहने वाला है।
इस बीच धमतरी के नक्सल ऑपरेशन डीएसपी आर.के. मिश्रा ने बताया कि माओवादी मुकेश को पूछताछ के बाद धमतरी से संबंधित कोई विशेष जानकारी नहीं मिलने पर उसे कांकेर पुलिस को सौंप दिया गया, जहां कल पुलिस कार्यालय में उसका विधिवत आत्मसमर्पण कराया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदिवासी बाहुल्य जिले कोरबा की छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सिलाई का 3 माह का आवासीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 20 छात्राओं को तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग में सीधे रोजगार मिला है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस जिले की छात्राओं को उनकी पसंद के अनुसार कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सिलिंग मशीन पे उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको तिरुपुर में वहाँ पर सिलाई के लिए उनको जॉब दिया गया है और अच्छा जो जॉब का पैकेज मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। और इससे यहाँ के जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं रहते हैं, ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहते हैं अलग अलग स्किल्स के, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, सिलाई में उनकी इंटरेस्ट रहती है, तो उसमें अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उनको जितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया 100% उनको जॉब प्लेसमेंट किया गया है। लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत इन छात्राओं को सुइंग मशीन का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद छात्राओं को तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित कपड़ा उद्योग में नौकरी का प्रस्ताव मिला। इन सभी छात्राओं को 10,000 रुपए का मासिक वेतन के साथ ही भविष्य निधि आवासीय सुविधा कंपनी की ओर से दी जा रही है। ऑपरेटर का प्रशिक्षण हितग्राहियों को प्रदान किया था, जिसमें 20 हितग्राही प्रमाणीकृत और प्रशिक्षित हुए हैं। उन 20 हितग्राहियों में से वर्तमान में लगभग 15 हितग्राही आज तिरुपुर की यंग ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे इनको हम प्लेसमेंट के लिए भेज रहे हैं, जहाँ पर इन सभी छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह का वेतन, साथ में पीएफ, ग्रेच्युटी और साथ ही जो ओवर टाइम का जो पे स्केल रहता है वो इनको प्रदान किया जाएगा। और कंपनी के द्वारा इनको छात्रों को जो है निःशुल्क रहवास तथा इनके 1 टाइम के भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। इस हिसाब से कुल जो छात्रों को ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 12 से 13,000 रुपये की सीटीसी प्राप्त। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। कोरबा जिले में कौशल विकास योजना के तहत आदिवासी छात्राएं इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। रायपुर जिले के नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने टाटीबंध से लेकर खरोरा तक का सघन दौरा किया और शासन की योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने नगरीय निकायों के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और ठेकेदार से मौके पर ही पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जमीन के एक टुकड़े के अधिग्रहण संबंधी प्रकरण के कारण फ्लाईओवर निर्माण की गति धीमी हो गई है। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद एसडीएम को अगले 3 दिनों में इस मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए। भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल वैशाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कालीबाड़ी चौक से एकता चौक में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इसी तरह आकाशगंगा सब्जी मंडी में अवैध गुमटी को भी हटाया गया। आकाशगंगा सब्जी मंडी के क्षेत्र में नालियों के ऊपर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही दुकानों के सामने कचरा फैलाने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई। निगम ने निर्देश दिए हैं कि ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुर्ग जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 242 पदों पर भर्ती के लिए कल 8 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पावर हाउस भिलाई में होने वाले इस कैंप में 7 निजी कंपनियां भाग लेंगी। ये कंपनियां डेवलपमेंट मैनेजर के पदों के साथ ही विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी। इनका कार्यस्थल दुर्ग भिलाई क्षेत्र होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।